कनेक्ट का नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल, और आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। दबंगों ने योगी राज में जो है एक हाई कोर्ट के वकील पर बंदूक तान दी और कहा कि नहीं, आप केस वापस ले लीजिए, आप तो लगातार तंग कर रहे हैं, जान से मार देंगे। प्रहार भी किया, जान से मारने का प्रयास किया। वही योगी राज जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल और तमाम लोग ये दुहाई देते थकते ही नहीं है कि अब तो रामराज आ गया है, यहां तो कुछ गलत होता ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जो न्याय के लिए लड़ रहा हो, जो लोगों को न्याय दिलवाता हो, जो वॉइस ऑफ लॉ हो, और उसी पर जो है आज हमला हो जाता है, न तो उसे सुरक्षा दी जाती है, इतने दिन बीत जाने के बावजूद एफआईआर होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी को लेकर के हमारे साथ में जो पीड़ित अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, हमारे साथ में विकास श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में रामचेतन त्यागी जी महाराज मौजूद हैं, जो संत समाज त्यागी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में मान सिंह साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी न्यूज चैनल पर। विकास साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था। आप पूरी घटना आप बताएं, उसके बाद में जो है क्या हुआ, और ये हमला जो किया है वो किसके कारण हुआ है और क्यों हुआ है। जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चित्रांत विकास श्रीवास्तव, एडवोकेट हाईकोर्ट, जिला प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी जालौन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने राज्य सरकार को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करवाई राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार को एक जमीन 1 करोड़ रुपए कीमत की जमीन राज्य सरकार में निहित कराई भूमाफियाओं की। वहां से ये लड़ाई चालू हुई और मेरे ऊपर लगातार हमले कराए जा रहे हैं। सबसे पहला हमला मेरे ऊपर 17/10/2022 को कराया गया, जिसको लेकर मैंने कोतवाली उरई में प्रार्थना पत्र दिया। तो तत्कालीन कोतवाल शिव कुमार सिंह राठौर का आरोपियों से सांठगांठ होने के कारण मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई उस मामले पे। उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मैंने कोर्ट में मामला पेश किया। कोर्ट में मेरे मामले पर संज्ञान लिया, जांच की, मेरे बयान हुए, गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने इन लोगों को तलब किया। उसी दौरान इन्होंने 2 बार फिर घटना की, मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए। एक 6/3/2023 को की और एक 15/3/2023 को की, जिसके लेकर मैंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिए। पुलिस ने माना कि हाँ, इन लोगों ने घटना की है, लेकिन कोई एफआईआर उस वक्त भी दर्ज नहीं की। मैंने आपको कागज भी भेजे हैं, रिपोर्टें जो पुलिस की है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद पुलिस का इन लोगों को इतना संरक्षण है, केवल सदर कोतवाली उरई का मैं बात करता हूँ, सदर कोतवाली उरई का पुलिस का संरक्षण जो है कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद अभी 4/8/2024 को इन लोगों ने फिर मेरे साथ घटना कारित की, बंदूक से मेरे ऊपर वार किया, बंदूक की बटों से मारा। उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट है चोटों की। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट, आप देखिए कि योगी राज में किस प्रकार से काम हो रहा है। मैं सरकार पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कार्यशैली चल रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक कोर्ट से, जहां आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कोर्ट से NBW+82 की कार्रवाई हो रही है। 4 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट NBW और 82 की कार्रवाई भेज रहा है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जबकि आप अगर उच्च अधिकारी चाहें तो मुलजिमों की CDR और टावर लोकेशन निकाल सकते हैं, जिनका घर कोतवाली के और चौकियों के पास है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी का अंजाम ये हुआ कि 4 अगस्त 2024 को फिर मेरे साथ घटना की गई, जो मैंने आपको भेजी हुई है। और इसमें आप देखकर हैरान होंगे कि पुलिस का संरक्षण देखिए आरोपियों को, कि 11 सितंबर 2024 को कोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस के लिए कि एफआईआर दर्ज करके बेचना करें। 13 सितंबर को कोर्ट का आदेश कोतवाली पहुंचता है, और आदेश पहुंचने के बाद भी कोर्ट के आदेश की कोई चिंता नहीं की जाती है, कोर्ट के आदेश पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 29 तारीख तक ऑर्डर ऐसे ही रखा रहता है। जब कोर्ट अनुपालन आख्या मांगती है, तब 29 तारीख को मामूली एफआईआर दर्ज कर लेते हैं आप जी। और जब ये बात कोर्ट के संज्ञान में आती है कि इसमें धाराएं आपने
समुचित धाराएं नहीं लगाई हैं, सुसंगत धाराएं। जब कोर्ट दोबारा अनुपालन आख्या मंगाती है तब आप 308(5) सब क्लॉज 5 बीएनएस की बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन बयान मैंने अपने लिखित बयान दिए आईओ को कि मेरे साथ क्या घटना हुई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खुलेआम आरोपी घूम रहा और फिर धमकियां दे रहा है कि मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी, रामचेतन त्यागी महाराज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने तमाम घटनाएं देखी। योगी राज में तो तमाम जो है निर्दोषों की हत्याएं भी हुई हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल गए जिनकी अभी तक जांचें अटकी और लटकी पड़ी हैं, और वो हत्याएं और किसी ने नहीं की है। कहीं न कहीं जो है, कहीं तो वर्दी के बेस में घुसे हुए गुंडों ने की हैं। साफ तौर पर ये कहा जाए कि वर्दी वाले गुंडे, वेद प्रकाश शर्मा का एक उपन्यास आया था वर्दी वाला गुंडा, और वो बड़ा प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज्यादा प्रतिलिपियां जो है बिकी हुई थी। तो अब तो इनकाउंटर की जरूरत ही नहीं गुंडों को, क्योंकि वर्दी के अंदर ही गुंडे बैठे हुए हैं, और खास करके जो गुंडे कुछ कर भी देते हैं तो उनका समर्थन भी वो गुंडे कर रहे हैं। कहने को तो उन्होंने वर्दी डाल रखी है, और वो जनता के लिए जो है वचनबद्ध है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इतनी गंभीर धारा है, इतना गंभीर मामला, और वहां सीरियस लिया ही नहीं जा रहा है। जैसे कि नहीं कोई किसी घटना का इंतजार उत्तर प्रदेश पुलिस करती है क्या? ऐसी कई घटनाएं आई सामने। एक हाई कोर्ट के अगर वकील को भी अगर सुरक्षा न दे सके, मान लीजिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो क्या सुरक्षा नहीं देने का जो है पहला ये बनता था कर्तव्य? ये ड्यूटी नहीं थी पुलिस की कि सबसे पहले एक वकील को, एक राजनेता को सबसे पहले जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, और जब आप गिरफ्तार कर लेते भले ही उसके बाद आप सुरक्षा हटा लेते। जी रामचेतन जी। सबसे पहले तो मैं सभी चैनल एटीवी न्यूज के हमारे बहुत ही सम्मानित ये सब पंडित जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में जुड़े हमारे राहुल सिंह और श्रीवास्तव जी अधिवक्ता जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन का आज से क्या रवैया है। पुलिस प्रशासन तो मैं 25-30 साल से देखता चला आ रहा हूँ। बस इतना हुआ कि 25 साल 20 साल 15 साल पहले हमारे सामाजिक कुछ गुंडे हुआ करते थे, बदमाश हुआ करते थे, लूट फूट होती, ये मामला था। और आज के दौरान वो सामाजिक तो गुंडे गायब हो गए, सामाजिक दमंगई गुंडई सब खत्म हो रही है। 1 2 4 पॉइंट 10 पॉइंट होगी। पहले तो जबरदस्त अनुपालतियां थी, तब जबरदस्त था, मगर पुलिस का गुंडा राज कभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस का पहले भी था और आज भी जबरदस्त है। आप किसी रोड पर देख लीजिए, किसी निर्दोष को देख लीजिए, छोटी छोटी बातों पर एक प्रार्थना पत्र आता है तो आपस में समझौता करा करके उनको नहीं भेजते हैं, या तो नोट दो या तो अंदर जाओ। चाहे घटना घटित हुआ हो या ना घटित हुई हो, पुलिस का कारनामा तो आज भी सुधार नहीं। माननीय योगी जी ने इतने सख्त निर्देश दिए, उसके बावजूद किसी भी चीज को लेकर के आप आ जाए, ये केवल हमारा आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं, जो भी आप चीज को ले लीजिए, किसी विभागीय अधिकारी हो, पुलिस वाले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप तहसील को देख लीजिए, गरीब पब्लिक के साथ। लेकिन अब इस को अगर उत्तर प्रदेश को जंगल राज न कहा जाए। मेरे साथ में मान सिंह साहब इस समय मौजूद हैं। मान सिंह जी जो है बड़े केसों को भी देख चुके हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस का उनको जो है पुलिस विभाग का अनुभव भी लंबा रहा है। सिंह साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? सिंह साहब, आवाज आप तक आ रही है हमारी? आ रही है जी। जो हमारे साथ में हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत होता है, लेकिन गिरफ्तारी और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक क्या इन गंभीर धाराओं में क्या पहला दायित्व क्या पुलिस को बनता था? जी जी सिंह साहब। सिंह साहब, आवाज मेरी आ रही है? ये परिस्थितियां तभी आती हैं जब
पुलिस पर दबाव आता है अधिकारियों का, दबंगों का या किसी तरह का कहीं दबाव होता है, तभी पुलिस जो है ढंग से स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर पाती है। जबकि लीगल प्रोसेस में जब गिरफ्तारी करना चाहिए, ये कहीं न कहीं से दबाव अधिकारियों का या शासन प्रशासन का दबाव में ही पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर पाती है। जी राहुल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल जी आवाज आप तक आ रही है? अन्यथा जो लीगल उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं और जो परिस्थितियां जो बन रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई बार जो है आरोप लगे हैं और प्रत्यारोप, कहीं बलात्कार के भी आरोप लगे हैं, तो कहीं गैंग रेप के आरोप लगे हैं, तो बहुत सारे आरोप हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर। तो ऐसे आरोपों में रामराज की कल्पना की कैसे हम बातचीत कर सकते हैं? इन आरोपों को तो अभी ठीक से धुल भी नहीं पाता है, दूसरा आरोप तय हो जाता है, तीसरा आरोप तय हो जाता है, तो आरोप नहीं है तो पूरी तरह से दोष जो है उनके ऊपर है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के कि एक हाई कोर्ट का अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है आज और रामराज की बात हो रही है? जी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये बात तो आपकी सही है, कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रामराज की कल्पना इससे नहीं कर मतलब सोच सकते हम कि होगी नहीं होगी। पुलिस जो वर्दी में गुंडा घूम रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन ये कल्पना हम ऐसे सोचते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है। मैं बता रहा हूँ, ये आपने देखा नहीं है, आप दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हैं, आप इसी दुनिया में रहते हैं, खबरों से रूबरू भी होते होंगे, आपको पता है कि कौन सा ऐसा आरोप है जो पुलिस के ऊपर नहीं लगा है, और खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये घटनाएं आपने भी देखी होंगी, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वही घटनाएं बता रही जहाँ से हम पढ़ते हैं, जो सूचनाएं जहाँ से आती हैं, और वो सूचनाएं सभी को जाती हैं, लगभग पूरे देश को पता है सूचनाएं। जी नहीं तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा होगा कि अब आप पुलिस पे मतलब ये आरोप लग रहे हैं। पुलिस पे हमेशा आरोप लगते रहे और लगते हैं और लगते रहेंगे भविष्य में भी। ऐसा नहीं पुलिस कभी दूध की धुली हो जाएगी, पुलिस हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन हाँ हर अधिकारी ऐसा नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा। दूसरी, राम राज्य में पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की बात आती है कि पब्लिक राम राज्य के बाद ये घटनाएं पहले होती थी, उन पर आप घटनाएं होना कम हुआ या नहीं हुआ? पहले लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे, अब भी डरते हैं, नहीं डरते हैं। गांव में चोरियां बहुत या दंगे पहले होते थे, अब नहीं। कोई को अगर किसी भी सरकार में कोई चीज कम होती है, देखो बंद तो बिल्कुल होना नहीं है, कभी भी नहीं होना, कोई रोक नहीं रखता। भगवान राम भी नहीं रोक पाए तो अब ये कर रोक पाएंगे? घटनाएं कभी भी नहीं रुकेंगी, लेकिन हाँ घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए। जो अपराधी खुले घूम रहे हैं उनको डरना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए सरकार का। हमारे स्क्रीन पर जब आप कोई बात कह रहे हैं उसको आप पहले समझ लीजिए विषय को। हमारी स्क्रीन पर कोई आम नागरिक नहीं बैठा है, एक राजनेता है जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, एक अधिवक्ता है जो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता है, और वो खुद बैठा है आपके सामने कह रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है, और पुलिस भी जानती है कि ये, सुन लीजिए पूरी बात को, पुलिस खुद कह रही है, उत्तर प्रदेश को खुद कह रही है कि ये व्यक्ति असुरक्षित है, ठीक है, उसके बावजूद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? जो लोग हथियार लेकर के गए थे, मारने का प्रयास किया था, तो हम लोगों से क्यों पूछे जाए? लोगों का तो उदाहरण हम लेकर के आए हैं ना, आपके सामने उदाहरण जीता जाता है कि कितना सुरक्षित है सड़कों पर, तो सड़क पर सुरक्षित नहीं है, इसी चीज को तो लेकर के बातचीत हो रही है। जी जी जी, मैं ये वही कहना चाह रहा था कि जो है पुलिस है उसमें, जो सरकार है उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर मतलब जो मौजूद लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा जो लोकल की पुलिस होती है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं है तो सुरक्षा तो देनी चाहिए जी, ठीक है, तो पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। बाकी जो राजनेता है उनको भी ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। जी सिंह साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी एक तो वॉइस हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो है बातचीत डिस्टर्ब जो है होती रहती है। त्यागी महाराज जी, क्या गंभीर धाराओं को लेकर के क्या आप गंभीर नहीं हो जाना चाहिए? बीएनएस बदल गया, अब आईपीएस से जो है जो आईपीसी थी वो अब बीएनएस हो गई है, भारतीय न्याय संहिता हो गई है, जो सीआरपीसी थी वो अब बीएनएसएस हो गई है। तो अब बीएनएस और बीएनएसएस केवल नाम चेंज हुए हैं या कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, वैसा ही सब कुछ चल रहा है। अब 420 का नाम बदल करके कुछ और कोई एक्ट बना दिया गया, 302 की जगह कुछ और बुलाया जाएगा, अब 76 की जगह कोई और धारा जो है लगेगी। केवल धारा बदली है, विचारधारा भी बदली है। जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे कि धाराएं तो बदल रही हैं, मगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन विभाग नहीं बदल रहे हैं जी, ना ही हमारी समाज के सीधे सीधे कोई सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। केवल सुरक्षा व्यवस्था है तो उच्च नेताओं के लिए है,
उच्च माफियों के लिए है, अधिकारियों के लिए है। आज कहना नहीं चाहिए कि मैं जिले के कोर्ट से और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक देख रहा हूं, वहां तक हमारा चाहे अधिवक्ता हो, चाहे हमारे समाज का कोई व्यक्ति हो, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, चक्कर लगाते गिर जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। न्याय तो केवल बड़े बड़े अधिकारी हैं, या तो बड़े बड़े नेता हैं, या तो माफिया हैं, उनको घर बैठे न्याय मिलता है। आज समाज की इतनी घटनाएं क्यों हो रही है, वकीलों के घटनाएं क्यों हो रही? अलीगढ़ में गोली मारी गई, अधिवक्ता थी, महिला हमारी बहुत सम्मानित, क्या हुआ? कई ऐसे इलाहाबाद, लखनऊ के तमाम मैं देख रहा हूं, कोई व्यवस्था समाज के लिए नहीं है। सारा पैसा खर्च करने के लिए व्यवस्था केवल उच्च नेताओं के लिए है, अधिकारियों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है, और जो हमारा वोटर है, सामाजिक है, जो सुनता है, बैठालता है, उनको इस ऊंचाइयों तक ले जाता है, उस पब्लिक की तरफ कोई मुड़के नहीं देखता है। जो हमारे अधिवक्ता है, कानून से लेकर हमारे समाज के हित में लड़ते हैं न्याय दिलाने के लिए, तो यदि उनका किसी समाज के हित में उन्होंने लड़ने के प्रयास किया और किसी माफिया गुंडा का विरोध किया, तो उनके ऊपर भी वही अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं, हमले शुरू हो जाते हैं, घटनाएं घटित हो जाती है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती है। वो समाज में जो एक रीढ़ की हड्डी है, वो अधिवक्ता जो है, वो न्याय की एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है। उनको लेकर के कोई कानून अभी तक नहीं इतना बनाया गया है। उनको सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस आज के दौरान पे पुलिस गुंडा राज में फैली हुई है, पूरे देश में जो करे वो कम है। पुलिस का गुंडा राज चल रहा है, सरकारी गुंडा राज। राहुल जी, अभी हत्या 3-4 दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हो जाती है। 3 बार जो है, 3 बार के एमएलए रहे, मंत्री रहे, और 22+ से श्रेणी की जो है सुरक्षा एक तरह से मिली हुई थी, और उनकी हत्या जो है हो जाती है देश में। क्या एक देश में एक ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है और धमकियां दे रहा है, ये तो कुछ गुंडे हैं जो बाहर धमकियां देते हैं, जेल के अंदर एक व्यक्ति बंद है और जो अंदर से लगातार हत्याएं करवा रहा है, क्या देश के इंटेलिजेंस पर ये चीज फर्क नहीं डालती है? और क्या ये सवालिया निशान नहीं है भारत की पुलिस पर और इंटेलिजेंस पर कि हत्या हो जाती है बाबा सिद्दीकी की, और इस देश में क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र की और संविधान की हत्या नहीं है कि गुंडे खुलेआम जो धमकी दें? और इस चीज को लेकर के बताया भी गया, और इस देश में हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लोग कितना जो है सुरक्षित और असुरक्षित है। जी, तो इसको लेकर के हम राहुल जी, सीधा बोल रहा हूँ। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ जी, बोलिए आप। जो अभी सवाल हमारे लिए था, मैं आपसे ही सवाल कर रहा था कि इस देश के अंदर बाबा सिद्दीकी 3 बार के एमएलए रहे, 1 बार के मंत्री रहे, और वो कुछ दिन पहले बताते भी हैं कि हमें हत्या की धमकी मिलती है, उनके पास 22+ सिक्योरिटी भी है। तो वो ऐसी सुरक्षा होने के बावजूद भी उनकी हत्या हो जाती है, वो भी जेल में बैठा हुआ एक गुंडा वहां से धमकी देता है और लोगों की हत्याएं करवा रहा है खुलेआम। भारत के अंदर एक सिंगर की हत्या हुई, फिर उसके बाद करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई, गंभीरता से नहीं लिया गया उसको। ऐसे गुंडे अभी भी उनको संरक्षण मिल रहा है। यही हम कहना चाह रहे हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। जो अपराधी अगर जेल के बाहर है, चलो हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, जो जेल के अंदर है हम उसको तो सजा दे सकते हैं, क्यों उसको बिठा रखा है, खिला रहा है? ये सरकार की कमी है, सरकार की, वो केंद्र सरकार की भी यही कमी है कि जो अपराधी अगर हमको पता है ये काम कर रहा है, वो कह रहा है खुलेआम मैं करवा रहा हूँ, तो साले को टांग दो, उसको हटाओ, और अपराधी को आप खिला रहे बिठा, ये कमी है। बाहर जो है चलो हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो हमारे कब्जे में, जो अंदर है उसको तो हम तुरंत ही टांग सकते हैं फांसी पर। ये सरकार की कमी है। ये कानून व्यवस्था जो है, ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की दोनों की खामियां हैं, इसको सुधार होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। ये कहीं नहीं करके तब भी मैं बैठा हूँ जेल के अंदर, ये बहुत बड़ी जी। राहुल जी, समाज में पत्रकार और जो है अधिवक्ता अगर ना हो तो मुझे लगता है कि समाज में गुंडे बेलगाम हो जाएंगे, माफिया बेलगाम हो जाएंगे, शासन और पुलिस बेलगाम हो जाएगा। पहले सवाल आप सुन लीजिए, सवाल आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए।
समाज के अंदर अगर पत्रकार और अधिवक्ता ना हो तो समाज में गुंडे, माफिया, पुलिस प्रशासन, सरकार के प्रतिनिधि बेलगाम हो जाएंगे। सरकार का शोषण, जनता का शोषण तो करेंगे ही, दिन रात डकैतियां शुरू हो जाएंगी, उनका शोषण शुरू हो जाएगा। यही दो लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, मंच पर लाते हैं। इनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। क्या इसको लेकर के कड़ा और बड़ा कानून नहीं होना चाहिए था? इस देश के अंदर लगातार अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, लगातार पत्रकारों की हत्या हुई है। जी, बड़ा कानून होना चाहिए था भैया, बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और अधिवक्ता एक जो लोग गांव के लोग होते हैं उनको सुरक्षा देने का एक माहौल पैदा करते हैं। वो बताते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होगा, कोई खड़ा हो न हो, हाँ ये अधिवक्ता आपके साथ खड़ा होगा, आपको न्याय दिलाएगा। अधिवक्ता एक न्याय दिलाने के लिए गरीब के लिए बात करता है। और जो हमारे पत्रकार बंधु या मीडिया के साथी होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं, ये समाज को सही रास्ता और समाज की बात को उठाते हैं जो नेताओं तक और सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनके लिए सुरक्षा और इनके लिए अच्छा कानून होना चाहिए जिससे ये अपनी बात जो है सही तरीके से रख पाए। जी बिल्कुल। विकास साहब, क्या आप मांग करना चाहेंगे जालौन पुलिस से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? क्या आपकी अपील है, क्या आपकी मांग है जो आप रखना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि अन्य भी देश के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनके साथ भी जो है बैठेंगे और वो आगे निश्चित तौर पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखेंगे भी और कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है जिसको लेकर के पुलिस इतना हल्के में ले रही है। क्यों गंभीर नहीं? आखिर इतना गंभीर जी तो योगी जी तो छोटी छोटी बातों पर गंभीर हो जाते हैं और वही उनका सिस्टम जो है इतनी गंभीरता से किसी चीज को नहीं ले रहा है। तो मतलब साफ दर्शाता है कि या तो पुलिस प्रशासन खुद योगी जी की जो है छवि बिगाड़ने पर तुला हुआ है, रामराज की छवि बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही हो, इसके लिए भी कानून आने चाहिए थे। बीएनएस और बीएनएसएस में कई ऐसे बदलाव किए गए जो पहले के कानून उनके अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो उसकी अपेक्षा वो बेहतर कानून थोड़े से थे, उनमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया, उनमें छूट दे दी गई कि नहीं सरकारी कार्य में साफ बाधा पहुंचाएंगे वो तो केस नहीं लगेगा, लेकिन अब आप उनके ऊपर भी कोई केस नहीं लगाएंगे। मतलब लट्ठम पट्टम जो है जनता और पुलिस में अगर आपस में थप्पड़बाजी चलने लगे तो किसी को मतलब जेल नहीं होगी। आपस में कहने का मतलब है कि ये जो बीएनएस नया आया है इसमें अगर कोई पुलिस वाला अगर गाली दे आप जाकर के 4 थप्पड़ आप रसीद कर दीजिए, ना तो पुलिस वाले का केस जो है वो तो एनआरसी उसकी दर्ज की जाएगी और ना तो आपका जो है वो किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपस में लड़ाने का काम क्यों किया गया? सीधी सी बात थी कि आप कैमरे लगाने की बात करते, आप बहुत सारी चीजों की बात करते हैं और गंभीर धाराओं में तो ये कह दिया जाता कि इन धाराओं में अगर कोई केस पंजीकृत होता है, किसी की जान को खतरा है और ऐसा एफआईआर अगर दर्ज हो जाता है एक बार जांच के बाद में या उसके बाद में जांच होती है तो सुरक्षा तो तत्काल मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित कर दिया जाता है इस बीएनएस में। तो मुझे लगता है कि आप तो एक अधिवक्ता हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इसको बिल्कुल वो नहीं किया गया और अगर सुरक्षा जो अधिकारी नहीं देते हैं तो उनको जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा कहीं को जोड़ा गया है या नहीं, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा आपसे। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कानून में बदलाव तो हुए हैं लेकिन चूक भी बहुत है और कानून में कितना भी बदलाव कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होगी तब तक कानून का पालन नहीं हो पाएगा। मैं अपने ही मामले में बताना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, अब उच्च अधिकारी तो मौके पे जा नहीं सकते हैं, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से जानकारियां लेते हैं और जब तक अधीनस्थों में उच्च अधिकारियों का दबाव नहीं होगा, उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई का भय नहीं होगा, तब तक अधीनस्थ कानून का पालन नहीं कराएंगे। मेरे मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक इंच जमीन नहीं है मेरे पास और मेरे मामले को अधीनस्थ उच्च अधिकारियों को आख्या देते हैं कि सर जमीनी विवाद है। जब मेरे पास जमीन ही नहीं है, मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है तो जमीन का विवाद कैसे हो गया? मैंने तो राज्य सरकार को जमीन दिलाई थी, राज्य सरकार को जमीन दिलाना क्या मेरी जमीन का विवाद हो गया? इस तरीके से उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जाता है और मैं उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि मेरे साथ 3 बार घटना हो चुकी है, बड़ी सिंगल बार आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इस बात को सीधा कर रहा है कि कोई बड़ी घटना मेरे साथ कभी भी घटित हो सकती जी। इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी होना वो है। और मैं आपके साथ जिन्होंने मारपीट की, आप क्या चैनल पर आप उनकी कुछ पहचान या कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर सुनिश्चित है आपके साथ
मारपीट हुई है और आपने उनको देखा है और जो एफआईआर में आपने दर्ज करवाया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप उसी बयान को आप यहाँ भी एक तरह से एक पब्लिक स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं जी। दिनांक 4/8/2024 को सुबह 9:30 बजे की है। मैं अपने एक परिचित से मिलने जिला जज के पास जा रहा था, तो मैं जैसे ही बीएसएनएल ऑफिस के पास पहुंचता हूं तो वहां पर जितेंद्र कुमार गुप्ता और जीतू पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता और 4-5 अज्ञात व्यक्ति इनके साथ थे, जिनमें से एक व्यक्ति मुंह में गमछा बांधे हुआ था, जिसकी बाद में बताई गई है कि वो संजय दत्त मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुनील दत्त मिश्रा था। इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मुझे रोका और मुझसे जबरन 3 लाख रुपए की मांग की और बोला कि अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, सुरक्षित रहना है, तो जो मुकदमा लिखाया है पहले की घटना का वो वापस ले लो और हमको 3 लाख रुपए दो। नहीं दोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, आपको या तो जान से खत्म कर देंगे या बलात्कार के मामले में जेल भिजवा देंगे। ये खुली इनकी चुनौती थी। और जो गमछा बांधे व्यक्ति था संजय दत्त मिश्रा, इसने मेरी छाती पे दोनाला बंदूक की बट मारी। और मैं अपने केवल बयान नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट है कि मेरे सिर में चोट आई थी, सिर में चोट थी, मेरे छाती पे चोट थी, पीठ पे चोट। इसके बावजूद मैं आपको एक बड़ा और बयान देना चाहूंगा कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जानकारियां आई हैं कि उच्च अधिकारी इस मामले को जमीनी विवाद बताकर इस मामले को स्पंज या एफआईआर करना चाह रहे हैं। इसी वजह से अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। जी जी ठीक है। मान सिंह साहब, आवाज मेरी आ रही है आपको? एक तो आपके नेट की वजह से हम आपकी बात को सुन नहीं पाते हैं। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? असल में मैं बहुत इंटीरियर में बैठा हूँ। जी 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 हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखो, कानून तो पहले भी थे, कानून अब बदल गए हैं, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया, किसी में सजा घटा दी गई, किसी में बढ़ा दी गई। और अगर साक्ष्य अधिनियम देखें तो उसमें बदलाव कुछ ज्यादा हुआ है और वो होना भी चाहिए था समय के साथ में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें या फिर रिकॉर्डिंग और उसको वीडियो को ऑडियो वीडियोग्राफी वगैरह को बहुत कुछ जो है मिला है। तो इस समय जो उसमें किया गया है, संशोधन जो हुआ है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इतनी गंभीर धाराएं जहाँ जान से मारने का किसी व्यक्ति को, और वो भी व्यक्ति नहीं है, एक राजनेता और उसके साथ अधिवक्ता, और ऐसी चीजें अगर आती हैं और पुलिस में एफआईआर भी हो जाती है, पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तो कहीं ना कहीं वो सही भी पाती है, क्योंकि अगर तत्काल तो कार्यवाही नहीं होती है, एफआईआर भी नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हो पाई। जो काम करने चाहिए थे, जो वकील साहब बता रहे हैं कि उनकी लोकेशन जो है ट्रेस करनी चाहिए थी, वो चीज नहीं हो रही है। तो इतना क्या दबाव है पुलिस के ऊपर। लेकिन जो सबसे पहले काम था सुरक्षा का, कि सुरक्षा दे देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ में हो चुकी हैं, उसको देखते हुए कि अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस को लगता है कि हमको अधिवक्ता अपने सुरक्षित नहीं रखने हैं। जी देखिए, जहाँ तक सुरक्षा वाली बात है, ये आपने अभी पहले पूर्व में बताया था कि पत्रकार बंधु और अधिवक्ता ये समाज की लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों जी पद हैं, और इन्हीं के साथ घटना घटती है, तो इनका मैसेज पहुंचाने के लिए मीडिया से अच्छा कोई और साधन है नहीं। मैं तो यही चाहूंगा आपसे कि आपके माध्यम से इनकी जो समस्या है, इनका जो है शासन प्रशासन को पहुंचाएं। शासन प्रशासन को हर तरह से बात नहीं पहुंच पा रही है। माफिया दबंगों या उनके दबाव में या उनके नेताओं के ऊपर ऐसा दबाव डाल दिया जो वहाँ की लोकल पुलिस को दबाव में ये गिरफ्तारियां वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हकीकत है। जब मीडिया में कोई ऐसी बात आएगी, आपके माध्यम से शासन प्रशासन पहुंचेगी कि एक अधिवक्ता हाई कोर्ट के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तब जो है वो उनके कान खड़े होंगे और बनता और कोई साधन हम लोग चिल्लाते रहे तो उससे नहीं सुनवा पाएंगे। अच्छा, निश्चित तौर पर मैं एक और सवाल मेरा छोटा सा है आपके साथ में कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी भी जो मैन पावर है उसकी कमी है? मतलब थानों में अभी भी रिक्तियां हैं? ऐसा लगता है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से पुलिस में जो है जो भर्ती एक होनी चाहिए थी बड़ी संख्या में, उसकी भी कमी है। संख्या की तो कमी है मानवर, संख्या की तो कमी है, क्योंकि पुलिस का जो वर्किंग है वो उसके अलावा ड्यूटीज में ज्यादा पुलिस को लगाया जा रहा है। ज्यादातर मैं देखता हूँ सुरक्षा में पड़े हैं और वीआईपी ड्यूटीज में लगे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है अलग अलग सबके विभागों के भर्तियां कर करके पुलिस को। अब की बार योगी जी ने 60,000 सिपाहियों की भर्ती की गई है। एक्चुअली जो रिटायर भी हो रहे हैं, कुछ भर्तियां वैकेंसी बढ़ रही है, तो काफी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा पुलिस की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए। कमी
लेकिन जहाँ तक है जो जनसंख्या के सवाल है उसके मुताबिक तो पुलिस उतनी नहीं है जो अन्य देशों में, अन्य देशों में जो पुलिस का 3 शिफ्टों में ड्यूटियां करती है। हमारे यहाँ अभी भी 12-24 घंटे की फोर्स जो ड्यूटी करती है और जी, उसी में मतलब 3 शिफ्ट की ये समस्या तो है, पुलिस की भी बहुत सारी समस्याएं निजी हैं। जी 8 घंटे की ड्यूटी हर जगह प्रदेशों में 8-8 घंटे 24 घंटे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 12-12 घंटे की ड्यूटियां चल रही हैं। जी ठीक है, अब मैं बारी बारी से 1-1 मिनट का, क्योंकि समय भी हो गया है जी, तभी से 1-1 मिनट का। राहुल जी, आप क्या पूरे घटनाक्रम पर आप देखते हैं कैसे और किस तरह से पुलिस को आगे आना चाहिए ऐसी चीजों को लेकर के, और किस तरह से राजनेताओं को भी आगे आ जाना चाहिए? बार एसोसिएशन जो है, जो वकीलों के लिए जो बनाई जाती है, उनका संघ है, उनका संगठन है, और भी तमाम देश के अंदर जो है संगठन अधिवक्ताओं के चल रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगा कि एक आपकी प्रतिक्रिया कैसे आप देखते हैं और किस तरह से काम करना चाहिए ऐसी सारी घटनाओं को देखते हुए? जी मेरा मानना है कि सरकार को इस पे अलग से कानून बनाना चाहिए जिसपे अधिवक्ताओं को न्याय मिल सके तत्काल प्रभाव से। अधिवक्ता ये जो सबको समाज को न्याय दिला रहे हैं, अगर उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो फिर बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? ये तो एक कानून होना चाहिए। और बाकी जो इनकी भैया की घटना है, लोकल पुलिस को ये तत्काल प्रभाव से जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक अधिवक्ता जो है कानून भी जानता है, मुकदमा दूसरों का लड़ना भी जानता है, तो वो उसको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है तो दूसरों को दिला रहा है। जो दूसरों को दिलाने वालों को नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों को कहां से मिलेगा? ये तो होना चाहिए। और सरकार से अपील करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए एक कानून, और जो मीडिया बंधु हैं उनके लिए भी एक ऐसा कानून होना चाहिए कि वो अपनी बात को जो है मजबूती से रख पाए। यही मेरा मानना है जी। लेकिन जो इनकी घटना है त्यागी महाराज जी, वो बंदूक रख करके कि नहीं आप 3 लाख दीजिए, नहीं तो आप केस वापस लीजिए, तो वही वाला पुरानी फिल्मों का सीन आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी पुरानी फिल्मों में इस तरह के जो है वो फिल्माए जाते थे दृश्य कि नहीं भाई पैसे लेने जाना है, और वो गैंग एक जो सक्रिय रहती थी कि राजा बहुत पीछे रहता था। इनके केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो पीछे बैठा हुआ है वो ये सारे काम करवा रहा हो। हालांकि एक बड़ी जांच की जरूरत है, और अगर जांच कर लेती है तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, और एक माफिया राज जो है, जो लगातार योगी जी बात करते हैं, उसका भी खात्मा होगा। जी महाराज जी। ऐसा है कि प्रभु, हम सरकार से, कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रांत की हो, केंद्र में हो, प्रदेशों में हो, हम एक ही प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आज देखते देखते 20 साल हो गए मुझे कि काफी घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं, या फिर हमारे पत्रकार महोदयों के साथ हो रही हैं, या फिर समाज से भी आवाज उठाने वाले माफिया गुंडाओं के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ, विभागों के खिलाफ, समाज सेवी संगठन के जो मैन मुखिया हैं उनके साथ खुलेआम घटनाएं होती है। जब वो दर के ठोकरे खाते हैं, हर वक्त हर जगह दौड़ते हैं, हर विभाग में उच्च अधिकारियों और प्रदेश सरकार तक उनकी कहीं भी सुनी नहीं जाती है। तब वो न्यायालय में जाते हैं, अधिवक्ता को गठित करते हैं, तो अधिवक्ता उनका केस को लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, तो उनको भी धमकियां मिलती है। यदि हमारा कोई जुझारू अच्छा पत्रकार है जो हमारे घटनाओं को ओपन करता है, उठाता है, तो उन पत्रकार लोगों के बंधुओं पर हमारे हमले होना शुरू हो जाते हैं। उन पर धमकियां पुलिस देती है कि तुम्हें भी उठा करके अंदर कर दूंगा। गुंडा माफिया भी धमकी देते हैं, या आप इस आवाज को बंद कर दें। तो मैं हर सरकार से यही निवेदन करूंगा कि एक अधिवक्ता और पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए, और जो बड़े संगठन हैं जो हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, देश हित में आवाज उठा रहे हैं, गुंडा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए। ये तीनों हमारे देश के वो महत्वपूर्ण है। यदि ये लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे देश का बुरा हाल होगा, क्योंकि पत्रकार बंधु हमारे हर जनपद से, गांव से, देहात से, मोहल्ले से, यदि पत्रकार बंधु ना हो तो पास में घटना कितनी बड़ी हो जाए किसी को भनक भी नहीं लगेगा। तो हमारे पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा हर समय 24 घंटा होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की होनी चाहिए, और जो संगठन हमारे हैं, जो संगठन हर मोड़ पर हर भ्रष्टाचार को आवाज उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके लीडर हैं, जो लीडर एकदम आदेश करते हैं, लाखों की संख्या में लोग रोडों पर आते हैं, मजबूर हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, और जिस प्रांत में, केंद्र में सरकारें जिस किसी पार्टी के ऐसा नहीं करती है, तो हम तो ये कहेंगे वो पार्टी, वो सरकार चलने योग्य नहीं है, जो इन तीनों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की व्यवस्था मजबूत करते हैं, जबकि 4 की जरूरत है 10 की व्यवस्था करते हैं।
और हमारे इन तीनों लोगों के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था में कभी नहीं देख रहा हूँ। वो सुरक्षा मांगता भी है तब भी नहीं मिलती है। वो दौड़ता है, आवाज उठाता है, धरने पे बैठता है, मुझे खतरा है, मुझे किसी टाइम पे मार दिया जाएगा, किसी टाइम पे हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, मगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है और ना उसके पक्ष में कोई कार्रवाई होती है। उच्च अधिकारी सब कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन नहीं सुनता है। तो ऐसे शासन प्रशासन से हमारी जनता भी मुंह मोड़ रही है और समझ रही है कि आज हम असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी को मैं यही देखता चला रहा हूँ कि हमारे इन तीनों बंधुओं की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में आज थे और आपने पीड़ा भी सुनी, दर्द भी आपने सुना, और एटीवी न्यूज चैनल का भी अनुरोध रहेगा जालौन पुलिस से खास करके कि सबसे पहले जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आप जो है कम से कम सुरक्षा दें तत्काल। और दूसरा जो आपका जो नियम जो कहते हैं बीएनएस के, उसके आधार पर आप उनकी गिरफ्तारी तो आप कीजिए ही, लेकिन साथ में कम से कम आप इतना तो कर दीजिए कि कम से कम अधिवक्ता जो है वो न्याय मांगने के लिए कहाँ जाएगा? वो तो न्याय दिलवाता है, उसके पास लोग आते हैं। अब अगर उसे ही जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। अगर पुलिस की तरफ से भी वो वहां संतुष्ट नहीं होता है तो मीडिया के पास जाएगा और मीडिया आवाज उठाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जालौन पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं। अगर यहीं पर जो है कार्यवाही होती है इन माफियाओं पर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रामराज की जो कल्पना है, जिसकी बातचीत जो की जाती है लगातार योगी राज में कि रामराज लाएंगे, रामराज केवल योगी जी के लाने से नहीं आएगा। रामराज किसी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है। रामराज जो है वो पूरे प्रदेश की विचारधारा होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको रामराज के संकल्प के साथ में उनको चलना चाहिए। और वो केवल चला नहीं जा सकता है इस वजह से कि झंडा पकड़ लिया, डंडा पकड़ लिया, राम मंदिर बन गया, उसको हर रोज हमें सोचना है सुबह उठ करके और शाम तक हम ऐसा क्या करें जो राम राज्य में हम कम से कम एक गिलहरी के बराबर तो योगदान दे सकें। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।